हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। अ वेरी गुड इवनिंग। आज हम आपके जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर करेंगे, लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन। तो मैं आप लोगों को अनअकैडमी पे पढ़ाती हूँ। मेरा कोड है NBSS। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड रेफ़र कर सकते हैं NBSS। इससे आपका 5% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक क्लासेस दोनों पे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी डेली क्लासेस ले सकते हैं। मैं वहाँ डेली पढ़ाती हूँ, तो आप लोग मेरी क्लासेस वहाँ ले सकते हैं। अभी हम चैप्टर के नोट्स पढ़ते हैं। चैप्टर के नोट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हम जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लैंड, सॉइल, वाटर आर द रिसोर्सेज विच बिलोंग टू अबायोटिक रिसोर्सेज एंड आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। तो जो आपके लैंड, सॉइल, वाटर, ये जो चीज़ें हैं ये अबायोटिक रिसोर्सेज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। क्वेश्चन आता है कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या है। बायोटिक रिसोर्सेज वो हैं जो लिविंग थिंग्स होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, वो सभी बायोटिक रिसोर्सेज हैं, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं लैंड की। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड क्या आपका नेचुरल रिसोर्स है। लैंड कवर्स लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। आपकी जो लैंड है पृथ्वी के कितना परसेंट एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है? 30%, क्योंकि 70% एरिया पे तो क्या है आपके वाटर, तो 30% एरिया पे क्या है आपकी लैंड। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। तो विश्व की 90% जनसंख्या आपकी 30% लैंड एरिया पे रहती है। बाकी जो 70% है लैंड का, या तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ रहेगी या पूरा ही वो वैकेंट है, वहाँ कोई नहीं रहता है। लैंड इज़ अनइवनली इनहेबिटेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। जो आपकी लैंड है उसको कई फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट, वाटर, फर्टिलिटी, सॉइल, जिस वजह से कहीं बहुत लोग रहेंगे, कहीं बहुत कम। Normally, the sparsely populated और uninhabited areas are because of rugged topography। जहाँ आप रहते हैं वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, वो उबड़ खाबड़ है, समतल है, प्लेन एरिया है या माउंटेन एरिया है, हिली एरिया, किस तरह का एरिया, उस पर डिपेंड करेगा कि लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, जो पहाड़ों के तीव्र ढलान होंगे वहाँ लोग रहना कम पसंद करेंगे। लो लाइंग एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पानी भर जाता है, वहाँ लोग रहना कम पसंद करेंगे। सस्पेक्टेबल ऑफ वाटर लॉजिंग, जहाँ पानी जमा होगा वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते। डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। एंड थिकली फॉरेस्टेड एरिया, लोग जंगलों में भी नहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें जंगली जानवरों से डर लगा रहेगा। तो मेनली डिपेंड करता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ की टोपोग्राफी, क्लाइमेट कैसा है। द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड हैव प्लेन्स, रिवर। The densely populated areas of the world have plains, river valleys which have suitable land for agriculture। ज़्यादातर लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं आपके? ज़्यादातर लोग आपके रहना पसंद करते हैं प्लेन एरिया में, नदी घाटी के किनारे, ताकि वो वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सके और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो उनके लिए सूटेबल है, क्योंकि उनको वहाँ पानी आसानी से मिल जाता है, वहाँ की मिट्टी फर्टाइल होती है, तो सारी चीज़ें उनके फेवरेबल है, तो लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट है लैंड यूज़। अब हम बात करते हैं कि लैंड का यूज़ किस तरह से किया जाए। लैंड यूज रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। आप लैंड का यूज़ अलग अलग काम में कर सकते हो, जैसे कि आप वहाँ खेती कर सकते हो, आप अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हो, अपनी फैक्ट्री खोल सकते हो, राइट। आप माइनिंग कर सकते हो, बिल्डिंग हाउसेज, घर बना सकते हो, रोड, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ कर सकते हो। फैक्ट्रीज अफेक्टेड लैंड यूज आर टू काइंड्स। जो आपके फैक्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में क्या क्या काउंट होगा? वहाँ की टोपोग्राफी, जहाँ आप रहते हो वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी कितना अवेलेबल है। ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूडिंग पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे लोगों को काम, ऑक्यूपेशन है, वहाँ की प्रोफेशन क्या है, लोग किस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी अपडेटेड है। तो लोग इन सब चीज़ों को देख के वहाँ रहना प्रीफर करेंगे।
ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के हिसाब से आप लैंड को दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, एक तो आपकी प्राइवेट अगर आपने पैसा दिया है, एक होती है कम्युनिटी लैंड जिसको बहुत सारे लोगों ने मिलके खरीदा है। तो प्राइवेट लैंड जो होती है वो किसी एक इंडिविजुअल या आपके फैमिली मेम्बर्स की हो सकती है। इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस लाइक हाउस इज ए प्राइवेट लैंड। आपका जो घर है वो आपकी निजी ज़मीन पे बना है, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पर जो कम्युनिटी लैंड होती है ये कम्युनिटी के लिए खरीदी जाती है, इसको कॉमन यूज़ के लिए काम में लिया जाता है एंड कैन बी यूज्ड बाय एनीवन। इसे कम्युनिटी में से कोई भी लोग काम में ले सकते हैं, जैसे कि सोसाइटी में कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट, मेडिकल हर्ब्स। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी लैंड को हम क्या कहेंगे? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। द डिमांड फॉर लैंड बाय द पीपल इज ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। जमीन की डिमांड बढ़ रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहते हैं, बट हो क्या रहा है? पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पर लैंड का एरिया तो लिमिटेड है ना, क्योंकि वो तो नहीं बढ़ सकता, हमारी अर्थ का साइज़ तो नहीं बढ़ रहा है ना, सिर्फ पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ रहा है। तो लैंड एरिया तो क्या है? लिमिटेड है, बट जो पॉपुलेशन साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, तो लैंड की डिमांड बढ़ रही है। आपने डिमांड और सप्लाई का रूल पढ़ा होगा कि जब डिमांड बढ़ती है तो चीज़ें महंगी हो जाती है। तो उसी तरह से लैंड के केस में भी यही हो रहा है। द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न शोज द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। अभी देखा होगा पहले हम लोग घर बनाते थे, ठीक है, और अभी लोग फ्लैट सिस्टम बनाते हैं और एक साथ एक ही फ्लैट में पता नहीं कितनी मंजिलें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे सोसाइटी में कल्चरल चेंज आ रहा है, लोग फॉरेन को, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि जैसे जैसे खेती का विस्तार हो रहा है, लोग खेती की ज़मीन बढ़ा रहे हैं, मतलब खेती का एरिया बढ़ा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, लोग अब ज़्यादा हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, तो लोग जगह जगह मॉल बना रहे हैं, जगह जगह फ्लैट बना रहे हैं। तो ये सब होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पेट कट रहे हैं और सब सारी ज़मीन किस में काम आ रही है? एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में। तो इससे आपके इन्वायरमेंट को थ्रेट है, खतरा है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। हम हमारे लैंड रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, हैज़ लीड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। सबसे बड़ा नुकसान कौन उठा रहा है? फॉरेस्ट कवर। सबसे ज़्यादा हास हो रहा है आपके जंगलों का, वो ज़्यादा से ज़्यादा कट रहे हैं, डे बाय डे बहुत कट रहे हैं। आपकी कृषि योग्य भूमि, एरेबल लैंड कहते हैं, जहाँ हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जहाँ हम खेती करते हैं। तो जो आपकी एरेबल लैंड है वो डे बाय डे बढ़ रही है। इन्होंने सभी लोगों के माइंड में एक थ्रेट क्रिएट कर दिया, एक डर क्रिएट कर दिया कि लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज को खो देंगे, ठीक है। द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। तो आज जिस दर से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड का हास हो रहा है, जो लॉस हम फेस कर रहे हैं, इसे टाइम रहते चेक कर लेना चाहिए, टाइम रहते हुए इस पर स्टेप लेने चाहिए, नहीं तो हम कल को फ्यूचर में रिग्रेट करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पेज। द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज आर एफोरेस्टेशन। अगर आपको लैंड को कंजर्व करना है, हमारी ज़मीन को सुरक्षित रखना है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? एफोरेस्टेशन, पेड़ लगा सकते हैं, लैंड रिक्लेमेशन कर सकते हैं, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। जो कीड़ानाशी होते हैं, जो खेती में क्या होता है कि कीटनाशी का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड का, तो उसमें केमिकल होता है, उनको बहुत कम यूज़ करें, उनका रेगुलर यूज़ ना करके। फर्टिलाइजर्स, जो भी कीटनाशी, उनका कम से कम यूज़ करें। एंड चेक ऑन ओवरग्रेजिंग, और जानवरों को ज़्यादा ना चरना दी जाए, जितनी जानवरों को भूख है सिर्फ वो उतना चरे, उसके अलावा उनको ओवरग्रेजिंग ना करने दी जाए। तो कुछ इस तरह से हम हमारी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस। जो आपकी सॉइल होती है ये बहुत पतली लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, जो हमारी पृथ्वी को कवर कर रखी है, पृथ्वी को ढक रखी है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो सॉइल है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, किससे बनती है। तो सॉइल आपकी बनती है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन अर्थ। तो जो चट्टानें मौसम की वजह से टूट के गिर जाती है, बिखर जाती है, सेडिमेंट्स टूट जाते हैं, तो वो सब क्या मिलके क्या बनाते हैं? आपके सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। सॉइल प्रोफाइल रेफर्स टू द लेयर स्ट्रक्चर विच स्प्रेड फ्रॉम द पेरेंट रॉक टू द टॉप सॉइल सरफेस। तो जो सॉइल की प्रोफाइल होगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि जिस चट्टान के टूटने से सेडिमेंट्स कौन सी चट्टान के थे, वो सेडिमेंट्स ही डिसाइड करेंगे कि सॉइल की प्रोफाइल क्या होगी, सॉइल मिट्टी का क्या नाम होगा। द 4 लेयर्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल आर।
अब 4 तरह की सॉइल प्रोफाइल दे रखी है। फर्स्ट लेयर टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। पहली जो होती है उसमें क्या होता है, मिट्टी भी अच्छी होती है, ह्यूमस होता है और वेजिटेशन, आपको वनस्पति चीज जो वनस्पति होती है आपके पेड़ पौधे वो सब आपको मिल जाएंगे। सेकेंड लेयर में आपको क्या मिलेगा, सब सॉइल विद द सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। थर्ड लेयर में आपको देखने को मिलेगा वेदर्ड रॉक मटेरियल, जो चट्टान मौसम की वजह से, टेम्परेचर की वजह से टूट के गिरी है वो। फोर्थ लेयर में आपको देखने को मिलेगा कि पैरेंट रॉक, इसकी मूल जो इसका जन्म हुआ है, इसका जन्म कौन सी चट्टान से हुआ है, ये मिट्टी की कौन सी चट्टान के टूटने से, बिखरने से बनी है, आप वो देख पाओगे, वो चेक कर पाओगे। तो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, अभी वो पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली बच्चों आपके नोट्स हैं, तो मैंने जस्ट ट्राई किया है कि आप लोग इन शॉर्ट सब चीज़ें कवर कर पाएँ, आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, आपकी सारी चीज़ें इन नोट्स में कवर हो जाए। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में आएगा, द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो जो सबसे मेन फैक्टर है वो ये है कि आपकी पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है और उस वक्त क्लाइमेट सिचुएशन कैसी है, बारिश का मौसम है, गर्मी का है, सर्दी का है, ये सब चीज़ें सॉइल फॉर्मेशन में अफेक्ट करती है। जो अदर फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो है टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। एक चीज़ बताऊंगी, जितना ज़्यादा सॉइल फॉर्मेशन होने में टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, थिक लेयर होगी मिट्टी की, सॉइल की, और जितना कम टाइम लगेगा सॉइल फॉर्मेशन में उतनी थिन लेयर होगी सॉइल की। पेरेंट रॉक डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो जो पेरेंट रॉक है ना वही डिसाइड करती है कि मिट्टी का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल कौन कौन से होंगे, उसमें कौन कौन से मिनरल होंगे, उसमें क्या कंटेंट होगा, मिट्टी में क्या कंटेंट होगा, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करती है, आपके पेरेंट रॉक। जो रिलीफ डिटरमाइंस है द एल्टीट्यूड एंड द स्लोप एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन सॉइल। तो जो फ्लोरा और जो फोना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी डिसाइड करते हैं कि ह्यूमस, जब सॉइल का फॉर्मेशन होगा तो उसमें ह्यूमस की क्वांटिटी कितनी होगी, ये चीज़ें भी डिसाइड करती है फ्लोरा और फोना। क्लाइमेट डिटरमाइंस टेम्परेचर एंड रेनफॉल विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस इन प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो आपका जो क्लाइमेट रहेगा, मौसम रहेगा, वो डिटरमाइन करेगा कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब चीज़ें डिसाइड करेगी कि वेदरिंग, ह्यूमस प्रोसेस कैसी होगी सॉइल फॉर्मेशन में। टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। मैंने बताया था अगर किसी मिट्टी को 100 साल लगता है बनने में तो उसका वो कितनी बनेगी, ओनली सेंटीमीटर बनेगी। अगर किसी मिट्टी को बनने में 1000 ईयर लगते हैं तो वो और ज़्यादा थिक होगी, पतली नहीं होगी। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। तो हमें मिट्टी के डिग्रेडेशन को रोकने के लिए कौन कौन से कंजर्व मेथड यूज करने चाहिए, अभी वो मेथड्स दे रखे हैं। द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल इरोजन एंड डिप्लेटेशन। हमें सॉइल इरोजन को बहने से रोकना चाहिए, मिट्टी को बहने से रोकना चाहिए। ह्यूमन बींग्स एंड नेचुरल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल। ह्यूमन बींग्स एंड नेचुरल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। हम मनुष्य और काफ़ी सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है कि मिट्टी का डिग्रेडेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटा जाना, ओवरग्रेजिंग, जानवरों का ज़्यादा चराई करना, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल वाले पेस्टिसाइड, कीटनाशी चीज़ों का यूज़ करना, रेन वाटर, बारिश का पानी, लैंडस्लाइडिंग, भूसंकलन होना, बाढ़ आना, ये सब फैक्टर है जो लीड करते हैं कि आपकी मिट्टी का ह्रास हो रहा है, मिट्टी बह के एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। सॉइल कंजर्वेशन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन इफिशिएंट यूज ऑफ सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन क्या रेफर करता है कि हमें मिट्टी का प्रोटेक्ट करना है, उसका इफिशिएंट यूज करना है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, हमारी जो भी मिट्टी है उसे प्रिजर्व करके रखना है। मल्चिंग इज अ मेथड इन विच द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो ये मल्चिंग एक मेथड है जो बेयर ग्राउंड के बीच में, प्लांट्स के बीच में लगा दिया जाता है ताकि वो मिट्टी के मॉइस्चर को रोक सके, मिट्टी को बहने से रोक सके। काउंटर बैरियर्स, ये मेथड बता रखे हैं बच्चों आपको। इस मेथड में क्या होता है, जो आपके पत्थर, ग्रास, सॉइल, ये सब यूज किया जाता है और एक दीवार की तरह खड़ा कर देते हैं, अलाउ काउंटर्स। तो ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ देम टू कलेक्ट वाटर। तो इससे क्या होता है कि जो आपका पानी है वो तो बाहर निकल जाएगा और जो मिट्टी है वो अंदर ही रह जाएगी। इन टेरिस फार्मिंग, टेरिस फार्मिंग में क्या होता है, ब्रॉड फ्लैट स्टीप और टेरिस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स। ढलानों पे आपकी टेरिस फार्मिंग की जाती है सो दैट द फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। जो फ्लैट सरफेस है वहाँ पे फसल उगा सके
और जो स्टीप स्लॉप्स है उन पे भी फसल उगा देते हैं ताकि मिट्टी का अपरदन ना हो। इट रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। अब हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। अलग अलग लाइनों में अलग अलग फसलें उगाई जाती है। उससे क्या होता है कि वो एक दूसरे को जो उनकी जड़ें होती है फसलों की, जो क्रॉप की जो रूट्स होती है वो एक दूसरे को बांध के रखती है एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो वो क्या करती है कि अलग अलग टाइम पे मिट्टी को बहने से रोकती है बारिश के पानी से। Contour plugging is the process of plugging parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier to stop water from flowing down the slope। तो contour plugging में क्या करते हैं, एक लगातार लाइन में हिली एरिया पे पहाड़ लगा देते हैं या उनको रोकने के लिए पेड़ों को लगा देते हैं ताकि आपकी लगातार इस तरह से खेती करते हैं कि हिली स्लोप पे कि नेचुरल बैरियर लगा देते हैं, स्टॉप वाटर फ्रॉम फ्लोइंग डाउन द स्लोप, ताकि पानी बह के नीचे ना जाए। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट ये होता है कि पेड़ की लंबी कतार लगा दी जाती है और ये चेक करता है कि जो हवा है वो मिट्टी को बहा के ना ले जाए। तो कहीं भी शेल्टर बेल्ट लगा देता है ताकि इस तरह से एक लाइन में पेड़ों को लगा दिया जाता है ताकि हवा पानी कोई भी चीज़ मिट्टी को बहा के यहाँ से यहाँ ना ला सके। अब हम बात करते हैं वाटर की। वाटर क्या है? वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। पानी एक बहुत ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और हमारे पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड वाटर प्लेनेट। हमारे पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जल ग्रह भी कहा जाता है। ओशन वाटर इज सैलिन। ओशन का जो पानी है वो खारा है, वो हमारे कंजम्पशन के लिए फिट नहीं बैठता है क्योंकि वो फ्रेश वाटर की कैटेगरी में नहीं आता है। फ्रेश वाटर ओनली 2.7% है ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल। ओनली 1% ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर फिट फॉर ह्यूमन यूज। तो ओनली सिर्फ 1% पानी है जो हम लोग काम में ले सकते हैं एंड इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक। जो कहाँ मिलता है आपको? भूमिगत जल में, नदियों में और झीलों में। फ्रेश वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। जो आपका फ्रेश वाटर है ये बहुत ही प्रीशियस सब्सटेंस है पृथ्वी पे। इट कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ। इसे ना तो बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, राइट। वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। पानी को हम क्या करते हैं? पानी से खेती करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आता है। जो हमारे रिजर्व है, जो डैम है, उनमें पानी चाहिए होता है हमें। तो जो मेजर कोर्स है वाटर शॉर्टेज का वो क्या है? हमारी जनसंख्या डे बाय डे बढ़ रही है, उन्हें पीने के लिए, कंज्यूम करने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए। रीजन डिमांड फॉर फूड, लोगों की खाने की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। कैश क्रॉप की डिमांड बढ़ रही है, कैश क्रॉप्स को पानी ज़्यादा चाहिए होता है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, गाँव छोड़ रहे हैं, शहरों में बस रहे हैं। एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के रहने का स्टैंडर्ड बढ़ गया, उनके खर्चे बढ़ गए, उनकी आवश्यकताएं बढ़ गई है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि इनके लिए हम क्या सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। देयर इज ए वाटर शॉर्टेज इन मेनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के कई हिस्सों में पानी की बहुत कमी है। इट मे बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वेरिएशन ऑफ सीजनल और एनुअल परसेप्शन और द स्केर्सिटी इज यूज टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हद से ज़्यादा पानी का क्या कर रहे हैं? मिस यूज कर रहे हैं, पानी को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके वाटर रिसोर्सेज है, कई बार देखा करो कि फैक्ट्री का जो वेस्टेज होता है वो उनमें बह के चला जाता है। हमारे घर के बाहर हम जो प्लास्टिक फेंकते हैं वो कई बार उन रिसोर्सेज तक पहुंच जाता है। तो आपके जो पानी पीने के रिसोर्सेज हैं अगर वही कंटेमिनेट हो जाएंगे, वही प्रदूषित पॉल्यूट हो जाएंगे, तो आप क्या काम में लोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे। Countries located in climatic zones are most susceptible to droughts and face great problems of water scarcity। तो जो क्लाइमेटिक जोन में जो कंट्रीज लोकेटेड हैं, कहीं उनको पानी नहीं मिल रहा है, कहीं उनको अकाल की सिचुएशन है, वो लोग मर रहे हैं, कहीं फ्लड आ रही है, तो वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हम हमारे पानी की बचत कैसे करें, पानी के रिसोर्सेज को कैसे बचाएं। The major problem of today's world is shortage of clean and adequate water resources। आज के विश्व की प्रॉब्लम ये है कि हमें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है, पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। तो हम फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट इट ओवर यूज। आप उसका ओवर यूज मत करो और उसे पॉल्यूट मत करो, तो आप उसे क्या कर पाओगे? मेक इट फिट फॉर यूज। सेकेंड है स्वीज एंड एग्रीकल्चर केमिकल और इंडस्ट्री वेस्ट पॉल्यूट द वाटर विथ नाइट्रेट, मिथेल्स एंड पेस्टिसाइड। तो जो भी गंदगी वेस्टेज बह के जब पानी में जाता है तो उसे क्या कर देता है? कंटेमिनेट कर देता है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। आपके फॉरेस्ट एरिया को काट देना, वेजिटेशन को कवर
तो फॉरेस्ट एरिया को काट देना तो वहाँ पे वनस्पति भी कम हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, आपका जो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल भी डे बाय डे नीचे गिरता जा रहा है, वो पानी भी कम होता जा रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आप यूज कर सकते हो पानी को सेव करने के लिए। कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन शुड बी प्रॉपरली, जो भी आप नहरें निकालते हो उनका पानी प्रॉपरली यूज करो, उन्हें वेस्ट मत करो। जो सीपेज एंड इवोपोरेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर, जो आप बारिश का पानी इकट्ठा करते हो उन्हें अच्छे से कलेक्ट करो फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। तो हार्वेस्टिंग वाटर में आप पानी को ऐसे कलेक्ट करो जैसे कि होद या आपका जो भी टैंक है, ताकि आप उनको फ्यूचर में यूज ले सको। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, तो जो आपका नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है ये ओनली इन द बायोस्फीयर में आपको देखने को मिलता है। द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से किसे कहते हैं, जिनका कॉन्टेक्ट है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से, इन तीनों को मिला के क्या बनता है आपका बायोस्फीयर। तो इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड, बायोस्फीयर में जो भी चीजें रहती है, जो भी लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, वो सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड भी है फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम, इसे हम क्या कहेंगे आपका इकोसिस्टम। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, जो आपके प्लांट्स आपको लकड़ी देते हैं, शेल्टर देते हैं, जानवर को प्रोड्यूस ऑक्सीजन देते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम ग्रोइंग क्रॉप्स, मिट्टी को प्रोटेक्ट करता है ताकि फसलें उग सके। एक्ट एज ए शेल्टर बेल्ट, आपके प्लांट्स पेड़ पौधे शेल्टर बेल्ट का कार्य करते हैं। गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल, हमें फ्रूट सब्जियां सब देते हैं। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्वेटिक। तो ये सब आपको एक लाइफ प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हीट्स एंड वूल। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, एक्ट्स एज ए डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। तो ये सब हमारे इकोसिस्टम को अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं, हर चीज को वेल मैनेज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, अब हम बात करते हैं कि जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह कैसा कैसा है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, तो आपकी जो वेजिटेशन है वो अगर डेवलप होगी वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का मॉइस्चर देख के। फॉरेस्ट ग्रासलैंड, जो आपकी जंगल है, ग्रासलैंड घास का मैदान है, स्क्रब है, टुंड्रा है। टुंड्रा किसे कहते हैं, जो आपके बर्फीले एरिया में जो वनस्पति उगती है उसे हम बोलते हैं टुंड्रा। और द मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये कुछ है जो विश्व की मेजर टाइप की वेजिटेशन है। फॉरेस्ट आर एसोसिएट विद एरियाज हैविंग एबिडेंट वाटर सप्लाईज, तो फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है कि पानी की सप्लाई खूब होती है। दीज एरियाज हैव हैवी रेनफॉल एंड ह्यूज ट्री, और यहाँ पे ज़्यादा बारिश क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ रहते हैं, तो यहाँ पे पानी की सप्लाई भी खूब रहती है। ग्रासलैंड आर एरियाज हैविंग शॉर्ट स्टर्न ट्रीज, ग्रासलैंड में छोटे पेड़ देखने को मिलेंगे, छोटी छोटी घासेस मिलेगी। ग्रोइंग इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, ये वहाँ होते हैं जहाँ बारिश कम रहती है, मतलब ज़्यादा भी नहीं होती, कम भी नहीं होती, एवरेज। As the amount of moisture decrease the size of tree and their density reduce, तो क्योंकि यहाँ मॉइस्चर का डिक्रीज होता है तो यहाँ पे पेड़ों का साइज भी कम होता है और यहाँ की जो पेड़ों की डेंसिटी है वो भी कम रहती है कंपेयर टू फॉरेस्ट। अब हम बात करते हैं थ्रोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोज इन ड्राइज एरिया ऑफ रेनफॉल, लो रेनफॉल, जहाँ बारिश कम होती है, जो डेजर्ट एरिया रहता है, रेगिस्तान रहता है, वहाँ पे किस तरह की वनस्पति उगती है, कांटेदार, नुकीलीदार, छोटी छोटी। द प्लांट्स ऑफ दिस रीजन हैव डीप रूट्स, पर इनकी जड़ें बहुत गहरी होती है। एंड लीव्स विथ थ्रोनी, जो इनकी पत्तियां हैं वो कांटेदार होती है, वैक्सी सरफेस होता है। दैट हेल्प्स रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, तो ये पानी बहुत कम मतलब इनका पानी बहुत देर तक चल जाता है। टुंड्रा वेजिटेशन क्या होती है, ये कोल्ड पोलर रीजन में उगती है जहां बर्फ गिरती है। कंप्राइज ऑफ मोसेस एंड लिकेन्स। एवरग्रीन एंड डिसिडियस आर द टाइप ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दे शेड देयर लीव्स, जो आपके एवरग्रीन डिसिडियस होते हैं, सदा हरित वन होते हैं, जो सदा हरे भरे रहते हैं, इनकी पत्तियां कभी नहीं गिरती है। Trees of evergreen forest do not shed their leaves simultaneously in any season of the year, मैंने यही बताया। Deciduous forest shed their leaves in a part, जो डिसिडियस फॉरेस्ट होता है इनकी जो पत्तियां होती है वो पर्टिकुलर सीजन में गिर जाती है टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसमिशन, ताकि वो अपना मॉइस्चर ना खोए ट्रांसमिशन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो हमें नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट आर वेल्थ, जंगल हमारी संपदा है।
प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स। जो आपके प्लांट्स है वो जानवरों को क्या देते हैं, शेल्टर, शह देते हैं, घर देते हैं। टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, तो वो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं। चेंज ऑफ क्लाइमेटिक और ह्यूमन इंटरफेरेंस, अगर आपके क्लाइमेट और ह्यूमन इंटरफेरेंस में चेंज होगा, इसका क्या कॉज होगा, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स और एनिमल, आप अपने प्लांट्स और एनिमल दोनों को खो दोगे। पोचिंग इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न विच रिजल्टिंग इन ए शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। अब देखोगे कि पोचिंग में मतलब देखोगे कि बहुत सारी आपकी स्पीसीज है जो लुप्त होने के कगार पे है, जैसे कि डायनासोर, आपके और भी कई जानवर है जो आपको देखने को नहीं मिलते हैं अभी। द एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड फॉर ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल, टिथ, हॉर्न्स एंड फीदर। आपके जैसे हाथी हो गए या कई जानवर, इनकी स्किन को शिकार किया जाता है, इनकी स्किन का, इनके नाखूनों का कुछ ना कुछ बनाया जाता है, तो इनका इलीगली ये लोग मारते हैं, इनका व्यापार करते हैं। टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड। हमारी गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या बनाया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर, ये सब बना है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेशन किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और एयर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इस वजह से कई जानवर तो लुप्त हो चुके हैं और कई लुप्त होने की कगार पे हैं, मतलब वो हमारे प्लेनेट से ही गायब हो गए हैं। Awareness programs like social forestry and वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community level। तो आपके वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम किए जाने चाहिए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि हमारे इकोसिस्टम में वाइल्ड लाइफ का होना भी कितना इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। ये हम सभी की ड्यूटी है कि हम हमारे प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कल को हम भी इस प्लेनेट पे हम भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हमारा भी वर्चस्व नहीं दिखेगा। क्योंकि इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए पृथ्वी पे सारी चीज़ें होना जरूरी है। तो इनमें से आपके वाइल्ड लाइफ, आपका नेचुरल वेजिटेशन और हम सभी उसी का पार्ट है। तो ठीक है बच्चों, आपके जो नोट्स थे वो हो चुके हैं एंड आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। और आप मेरी क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस लेने के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ डेली आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेती हूँ। मैं थ्योरी आपको यूट्यूब पे करवा दूंगी और प्रैक्टिस सेशन आपको अनअकैडमी पे करवा दूंगी। तो बच्चों प्लीज़ आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। और आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ नहीं समझ आता है, तो प्लीज़ बच्चों मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए। एंड बच्चों थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।